Hello friends, I'm Komal Balala. Welcome back to our YouTube channel. 5 days जीके कैप्सूल की सीरीज में हमने ऑलरेडी मई से लेके सितंबर तक का करंट अफेयर्स कवर कर लिया था. आज हम देखेंगे 5 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या बीपीएससी हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू वीडियो. ओके, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए 9928001400 पे. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन गाइस. फर्स्ट है नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी. देखो 2020 का नोबेल प्राइज़ अभी रिसेंटली सब सारे फील्ड्स में अनाउंस किया था, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड पीस एंड ऑल. ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट इस वे में हो जाता है. एक तो क्या है, न्यू डिस्कवरीज आती है, तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यू डिस्कवरीज है जैसे हेपेटाइटिस सी, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, एंड जो नाम होते हैं वो जो नॉर्मल जैसे पटवार एग्ज़ाम हुआ या कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, इन सब के लिए जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. एसएससी हुआ, बैंक हुआ, ओके, उन सब के लिए जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है. तो अपन देखते हैं नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी 2020 जो गया है वो 3 साइंटिस्ट को गया है. किसके लिए गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए. ओके, तो फर्स्ट कौन है? अमेरिकन है हार्वे जे ऑल्टर एंड चार्ल्स एम्ब्राइज, एंड द थर्ड वन इज ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल हॉन्गटन. ओके, इनको गया है. अब हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी पे गया है. तो अब ये वायरस क्या है? बेसिकली एक स्मॉल एनवलप पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है. ओके, फ्लेविवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है. इट इज़ द कोज ऑफ हेपेटाइटिस सी का ये कॉज है, और इसी से बहुत सारे कैंसर्स भी होते हैं, लाइक लीवर कैंसर हो गया एंड लिम्फोमस इन ह्यूमस. ओके, जैसे कि हेपेटाइटिस ए एंड बी की वैक्सीन अवेलेबल है, बट देर इज़ नो करेंटली एनी वैक्सीन अवेलेबल टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन. और WHO ये कहता है कि देयर आर ओवर 70 मिलियन केसेस ऑफ हेपेटाइटिस वर्ल्ड वाइड एंड 4 लाख डेथ्स ईच ईयर. ओके, द डिसीज इज क्रॉनिक एंड द मेजर कॉज ऑफ लीवर इन्फ्लामेशन एंड कैंसर. ओके, हेपेटाइटिस जो है वो बेसिकली लीवर इन्फ्लामेशन एंड कैंसर का मेजर कॉज है. ओके, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ये किसको गया है? 1/2 प्राइज गया है रोजर पेनरोज को, एंड अदर हाफ जॉइंटली टू रिनहार्ड जैंजल एंड एंड्रिया गैंज. ओके, एंड्रिया गैज फॉर देयर डिस्कवरीज अबाउट ब्लैक होल. अब ये ब्लैक होल क्या होता है? बेसिकली एक स्पेस टाइम में एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. मतलब दैट nothing, no particles or even electromagnetic radiation such as light can escape from it. मतलब उससे छुटकारा नहीं मिलता. ओके, तो क्या है? बेसिकली ब्लैक होल वो रीजन है जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. तो इसी की डिस्कवरी पे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है. किसको? रोजर पेनरोज एक, और एंड जॉइंटली टू रिनहार्ड जैंजल एंड एंड्रिया गैंज. ओके, फॉर देयर डिस्कवरीज अबाउट ब्लैक होल. अब रोजर पेनरोज जो है बेसिकली उन्होंने इंजीनियस जो है मैथमेटिकल मेथड यूज़ किया ब्लैक होल को प्रूफ करने में, कि ये बताया कि ब्लैक होल आर ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन की कौन सी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, जबकि रिनहार्ड जैंजल एंड एंड्रिया जज, ओके, ईच लीड ए ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स दैट, ये मतलब 1990 से क्या इनका फोकस एक रीजन पे है जिसे सैगिटेरियस ए इन्होंने नाम दिया है, जो कि बेसिकली गैलेक्सी जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है उसका सेंटर है. उसी रीजन पे इन्होंने फोकस्ड रह के और ब्लैक होल की डिस्कवरी की है. द पायनिंग वर्क हैज़ गिवन द ह्यूमन काइंड द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस येट ऑफ ए सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे.
ओके। इट अब ब्लैक होल क्या है मैंने जैसे बता दिया, इट इज़ रीजन ऑफ स्पेस टाइम वर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग, इवन नो पार्टिकल्स और इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट. द थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी प्रिडिक्ट्स दैट a sufficiently compact mass can deform space time to form a black hole. Okay. राइट टू प्रोटेस्ट, देखो अभी क्या है कि काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है, उसने ये बोला है कि आप राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल्सो क्लियर डैट पब्लिक वेज एंड पब्लिक स्पेसेस, जैसे कोई गार्डन है, ठीक है, तो आप उसे इनडेफिनेटली तक मतलब इनडेफिनेट टाइम तक ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो. ओके. या कोई जैसे रोड है, तो रोड को आप ऐसा नहीं कि साल भर तक जाम करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसमें भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. नो डाउट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है राइट टू प्रोटेस्ट का, बट उसमें रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. आप कोई भी पब्लिक स्पेस या पब्लिक वेज जो है उनको इनडेफिनेट टाइम तक ऑक्यूपाई नहीं कर सकते. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट ऑक्यूपाइंग पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रोटेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड सच ए स्पेस cannot be occupied indefinitely. ओके. अब सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी देता है राइट टू प्रोटेस्ट की? यस, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट बट विथ एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स सर्टेन ड्यूटीज. आर्टिकल 19 confers upon citizens the right to freedom of speech and expression. ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19(1)(a) and the right to assemble peacefully without arms under article 1(b). These rights in cohesion enable every citizen to assemble peacefully and protest against action or inaction of the state. ये दोनों जो आर्टिकल है ये राइट देते हैं हर सिटीजन को कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, इकट्ठे होइए, बट उसमें भी क्या कहा है? दिस राइट्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19(2) imposed in the interest of sovereignty, integrity and public order with the help of police regulations. ओके, वही बात आ गई ना कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. ओके. पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक. 2 साल में एक बार रिलीज करता है. इट प्रोवाइड्स द लेटेस्ट एंड मोर एक्यूरेट estimates on trends in global poverty and shared prosperity. अब इस रिपोर्ट ने न्यू पुअर क्या है, वो जो कि ज़्यादा अर्बन पुअर है, बी मोर इंगेज्ड इन इनफॉर्मल सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड लेस इन एग्रीकल्चर, लीव इन कंजेस्टेड, जो कंजेस्टेड अर्बन सेटिंग्स होती है वहाँ पर रहता है, उस सेक्टर्स में काम करता है जो लॉकडाउन से ज़्यादा अफेक्टेड थे, एंड मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन. अब हाईलाइट्स क्या है? द कोविड-19 पैंडेमिक इज एस्टिमेटेड टू पुश एन एडिशनल 88 million to 115 million people into extreme poverty this year, with the total rising to as many as 150 million by 2021, depending on the severity of the economic contraction. मतलब ये कह रहे हैं कि 88 मिलियन से लेके 115 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे. किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से. और 2021 में एज ऑलमोस्ट अराउंड 150 मिलियन. Okay, it mentions that COVID-19 can add around 27 to 40 million new poor in sub-Saharan Africa and around 49 to 57 million in South Asian region. इतने लोग वापस से किसमें? गरीबी का शिकार हो जाएंगे कोविड-19 की वजह से. Okay, the pandemic and global recession may cause over 1.4% of the world's population to fall into extreme poverty. The extreme poverty is defined as living on less than $1.90 a day. मतलब एक्सट्रीम पोवर्टी वो स्टेज है जब कोई इंसान 1.90 डॉलर से भी कम एक दिन का कमाता है. The World Bank measures poverty lines of $3.20 and $5.50 and also a multi-dimensional spectrum that includes access to education and basic infrastructure.
Global extreme poverty rate is projected to rise by around 1.3% to 9.2% in 2020. If the pandemic would not have been there, the poverty rate was expected to drop to 7.9% in 2020. ऐसा सोचा था कि अगर पैंडेमिक नहीं होता तो पोवर्टी रेट 7.9% ड्रॉप कम हो जाती, बट पैंडेमिक हो गया तो ये तो और उल्टा हो गया, बढ़ गया। एक्चुअली ये जो डेटा है ये आपके ऐसे में एक फर्दर मटेरियल की तरह यूज़ हो सकता है, या आप कोई जीएस का आंसर लिखते हैं उसमें मटेरियल के तौर पे, और अगर प्रीलिम्स है या कोई भी एग्ज़ाम है स्क्रीनिंग टेस्ट तो उसमें डायरेक्ट आ सकता है। पोवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट किसकी है, तो किसकी है, वर्ल्ड बैंक की। इसने न्यू डेफिनेशंस जो पुअर की दी है वो भी आ सकती है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, रिसेंटली क्या हुआ कि कैबिनेट ने 7 पीओपी को बैन कर दिया है। ठीक है, अब स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जैसे कि अभी प्रीलिम्स 2020 जो कि 4 अक्टूबर था, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। आपने देखा होगा कि बहुत सारी अल्मा आटर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, और हैग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था। तो उसी वे में दिस कन्वेंशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। द वन क्वेश्चन हियर इज ओनली द स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ग्लोबल ट्रीटी है जो बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, किससे, पीओपी से। Okay, the convention calls to ban 9 of the dirty dozen chemicals, limit the use of DDT to malaria control, and curtail inadvertent production of dioxins and furans. Convention listed 12 distinct chemicals in three categories. First is 8 pesticides, then 2 industrial chemicals and 2 unintended byproducts of many industrial processes. Union Cabinet has recently approved the ratification of 7 chemicals listed under Stockholm Convention on POP. अब क्या किया, रेगुलेशन प्रोहिबिट, देखो रोक दिया है, ना तो उनका मैन्युफैक्चर होगा, नहीं ट्रेड होगा, नहीं यूज़ होगा, नहीं इंपोर्ट होगा, नहीं एक्सपोर्ट होगा। 7 केमिकल्स का आपका नाम भी मैंने मेंशन कर रखा है, नाम भी आ सकता है, इस बार भी क्वेश्चन आया था उसी टाइप से कि विच ऑफ दीज अबाउ आर मेजर मिनरल्स, उसी वे में ये भी आ सकता है कि क्या ये पीओपीज है। तो देखो देख लेते हैं नाम अपन 1 मिनट में। क्लोरडिक्सोन, हेक्साब्रोमो बाइफेनाइल, हेक्साब्रोमो डायफेनाइल ईथर एंड हेप्टाब्रोमो डायफेनाइल ईथर, टेट्राब्रोमो डायफेनाइल ईथर, देन पेंटाब्रोमो डायफेनाइल ईथर, पेंटाक्लोरोबेंजीन एंड हेक्साब्रोमो साइक्लोडोडिकैन एंड हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन। ओके, ये 7 के 7 केमिकल्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है इंडिया में। द कैबिनेट फर्दर डेलीगेटेड इट्स पावर टू रेटिफाई केमिकल्स अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन टू यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ POPs फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसीजर। द रेटिफिकेशन प्रोसेस वुड इनेबल इंडिया टू एक्सेस द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, अब है पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं। देखो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, पर्सिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट, बायो एक्यूमुलेशन इन द फैटी एसिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पानी में कम सोल्यूबल होते हैं, एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अब इससे होता क्या, अगर सपोज कोई कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो कैन लीड टू कैंसर, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को नुकसान होता है, डिसीजेज, इम्यून सिस्टम की बीमारियां होने लग जाती है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाता है, एंड इंटरफेरेंस विथ नॉर्मल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट मेक्स दैम स्प्रेड वाइडली इन द एटमोसफियर। ओके, वर्ल्ड कॉटन डे, वर्ल्ड कॉटन डे देखो फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया गया था, 2019 में, 7 अक्टूबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। अभी 2020 में ये 2nd वर्ल्ड कॉटन डे बनाया गया था। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे कब स्टार्ट हुआ है, 2019 7 अक्टूबर। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज इंपॉर्टेंट। देन द सेकंड वन ये है कॉटन 4 कंट्रीज का इनिशिएटिव। अब कॉटन 4 कंट्रीज क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेनिन, बुर्किना फासो, छाड एंड माली। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो कॉटन 4 कंट्रीज कौन कौन सी है, ये चारों के नाम हैं। देन किसने लॉन्च किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ओके, 3 क्वेश्चंस हियर ओनली। अब किसके साथ साथ मिलके लॉन्च किया है, तो सेक्रेटरीज ऑफ द यूएन, एफएओ, अंकटाड, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एंड इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी। अब एनुअल सेलिब्रेशन जो वर्ल्ड कॉटन डे का होगा प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन एज ए ग्लोबल कॉमोडिटी ग्रोन इन ओवर 75 कंट्रीज अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको, सबसे पहले कॉटन की जो इम्पोर्टेंस है उसे रिकॉग्नाइज करना एज ए ग्लोबल कॉमोडिटी, क्योंकि ये क्या है 75 कंट्रीज से ज़्यादा में उगाई जाती है, जो कि अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स को कवर कर रही है। टू हाईलाइट्स इट्स सेंट्रल रोल इन जॉब क्रिएशन एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी in several least developed countries. As part of second cotton day celebration, इंडिया ने अपना प्रीमियम कॉटन भी लॉन्च किया है, उसका नाम है कस्तूरी कॉटन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। अब देखो जैसे अपना कॉटन अगर मार्केट में जाएगा, बाहर जाएगा अगर एक्सपोर्ट, तो किस नाम से जाएगा, कस्तूरी कॉटन के नाम से। एक और क्वेश्चन, तो कस्तूरी कॉटन क्या है, कब लॉन्च किया है, सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे पे, जो कि इंडिया का वो एक कॉटन ट्रेड है। ओके, द कस्तूरी कॉटन ब्रांड विल रिप्रेजेंट, एक तो वाइट है, ब्राइट है, सॉफ्ट है, प्योरिटी है और यूनिक है। ओके, 5 क्वेश्चन हो गए इस स्लाइड से। ऑलराइट, ओके, गॉट इट। डीबीटी बी रैक क्लीन टेक डेमो पार्क। ओके, यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है रिसेंटली डीबीटी BIRAC क्लीन टेक डेमो पार्क। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये करेगा क्या, तो बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा इनोवेटिव वेस्ट टू वैल्यू टेक्नोलॉजीज का। ओके, थर्ड, कौन सपोर्ट कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। Okay, this park will be managed by the Clean Energy International Incubation Center, public-private partnership incubator set up jointly by DBT, BIRAC and Tata Power. Okay, DBT has undertaken several initiatives जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन for the development, demonstration and promotion of innovative clean waste value technologies, जैसे कि कौन कौन सी है, बायोमिथेनेशन, constructed wetlands, algal treatment and water membrane filtration. Okay, पूसा डिकम्पोजर। देखो आप सबको पता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वो पार्ली की जो जलाते हैं ना, जो बच जाता है, उससे कितना पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में इन दिनों। एक तो दिवाली के पटाखों का धुआं, देन स्टबल बर्निंग, और अभी कोविड और अलग चल रहा है। तो अब वैसे भी अपन को क्या है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है जो स्टबल बर्निंग होती है, तो इसको कर्ब करने के लिए, इसे कम करने के लिए एक नया मेथड डेवलप किया है, उसी का नाम है पूसा डिकम्पोजर। ओके, इसमें जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं टैबलेट टाइप सी है, तो जो कचरा पड़ा होगा उसमें ये सब डाल दो तो ऑटोमेटिकली वो डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं ये है क्या। बेसिकली ये एक फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन है दैट कैन सॉफ्टन हार्ड स्टबल टू द एक्सटेंट दैट इट कैन बी इजीली मिक्सड विद सॉइल इन द फील्ड टू एक्ट एज कंपोस्ट। ठीक है, अब वो जो मतलब बहुत हार्ड सी लकड़ी जैसी जो होती है ना, वो बिल्कुल सॉफ्टन बन जाएगी। ठीक है, उसको सॉइल के साथ मिक्स करके आप एक कंपोस्ट के रूप में काम में लो। दिस वुड देन रूल आउट द नीड टू बर्न द स्टबल, फिर जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग द असेंशियल माइक्रोब्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल दैट आर अदरवाइज डैमेज व्हेन द रेसिड्यू इज बर्न। देखो अब क्या होता है कि 2 फायदे हो गए इससे। एक तो क्या हो गया कि जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेकेंडली अगर जला दिया जाता है तो सॉइल का जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है या जो माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी बरकरार रहेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट्स हो गई इसकी। अब पूसा डिकम्पोजर है, किसने बनाया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ओके, देयर आर 7 strands of fungi that IARI has identified after research which help in rapid breakdown of hard stubble. Okay, these 7 strains of fungi are packed into 4 capsules जिसे पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल कहा गया है। Alright, अब है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज सेड दैट पूसा डिकम्पोजर विल बी यूज्ड ऑन ए ट्रायल बेसिस दिस ईयर इन कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली टू कर्ब स्टबल बर्निंग। ऑलराइट,
रुद्रम 1 मिसाइल, ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ओके, किसने बनाई है? डीआरडीओ ने। तो रुद्रम फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या आएगा, ये क्या है? तो ये एक इंडिजिनस बिल्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑफ इंडिया, किसने बनाई है? डीआरडीओ। डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1। ओके, कौन सी है? एयर टू सरफेस मिसाइल है। थर्ड क्वेश्चन, वंस द मिसाइल लॉक्स ऑन द टारगेट इट इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग एक्यूरेटली इवन इफ द रेडिएशन सोर्स स्विच ऑफ्स इन बिटवीन। Rudram has been developed for the Indian Air Force IAF requirement to enhance its suppression of enemy air defense capability। अब एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती क्या है? ARM are designed to detect, track and neutralize the adversary's radar, communication assets and other radio frequency sources which are generally part of their air defense systems. These can locate and target any radiation emitting source. अब है, they uses passive homing head for guidance. It is a system that can detect, classify and engage targets over a wide band of frequencies as programmed. All right. अब है नोबेल पीस प्राइज 2020 का किसको गया मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो कि एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। ठीक है, इट इज अवॉर्डेड फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर, बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज एंड प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ हंगर एज ए वेपन ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, भूखमरी को खत्म किया है इन्होंने। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? देखो, इस पे दो क्वेश्चन। नोबेल पीस प्राइज 2020 किसको गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसने क्या किया है वो बता दिया मैंने। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या, तो कब इस्टेब्लिश हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन 1961 में। किसके द्वारा? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन दोनों के द्वारा। ठीक है, अब कब फुल फ्लैश्ड UN प्रोग्राम बन गया? 1965 में। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं? कंफ्यूज कर सकते हैं। FAO कर दिया एंड यहाँ पे कर दिया सपोज WTO कर दिया, जबकि WTO नहीं है। क्या है? FAO एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ऑलराइट, अब है करेंटली इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी कॉम्बैक्टिंग हंगर। अब इरेडिकेटिंग हंगर जो है इस वन ऑफ द यूएन SDG का सेकेंड गोल है टू बी अचीव बाय 2030 एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द यूएन्स प्राइमरी एजेंसी दैट वर्क्स टुवर्ड्स दिस गोल। In 2019, it assisted 97 million people, that largest number since 2012, in 88 countries. All right. The same year, it delivered about 4.4 million tons of food, purchased $1.7 billion worth of food from 91 countries, and $762 million worth of goods and services from 156 countries. ठीक है, कन्फ्रंटिंग कार्बन इनइक्वालिटी बेसिकली एक रिपोर्ट है जो रिलीज करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड स्टॉकहोम एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, ये जो है बेसिकली क्या बताती है? ये बोल रही है कि रिच पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करता है क्लाइमेट क्राइसिस पे देन पुअर पर्सन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एन इंडियन emitted only 1.97 tons of CO2 annually, while Americans and Canadians both emitted well over 16 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब पर कैपिटा CO2 इमिशन ऑफ द रिचेस्ट 10% ऑफ इंडियंस वेर अबाउट 4.4 2018 में। In comparison to the per capita emissions of the richest 10% Americans were 52.4, almost 12 times that of richest Indians. अब इसकी क्या हाईलाइट्स है? क्यूमुलेटिव इमिशन, द रिचेस्ट 1% ऑफ ह्यूमैनिटी अकाउंटेड फॉर 15% ऑफ क्यूमुलेटिव इमिशन, वाइल द पुअरेस्ट 50% अकाउंटेड फॉर ओनली 7%। ये सब आप पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है वो फॉर मटेरियल के लिए मेंस जो है GS आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मतलब चाहे ऐसे में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पेपर 3 है उसमें भी आप ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल सकते हैं। ठीक है, अब है क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट।
कब रिलीज हुई है? अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। किसने रिलीज की है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। ठीक है, ये बता रहा है कि जो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब 2019 में बढ़ गए हैं 2018 के कंपैरिजन में। क्राइम अगेंस्ट एससीज बढ़ा है ओवर 7%, एसटीज बढ़ा है 26% एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट एससीज 3 स्टेट में, यूपी, राजस्थान एंड बिहार, और एसटी है एमपी, राजस्थान एंड ओडिशा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम कितना बढ़ा है? 1.6%। क्राइम अगेंस्ट वुमेन 7.3% से बढ़ गया है एंड साइबर क्राइम 63.5% बढ़ गए हैं। ऑलराइट, ये सारे के सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। स्मार्ट एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट है। सुपर स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम वाज कंडक्टेड फ्रॉम व्हीलर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा रिसेंटली। किसने कंडक्ट किया है? डीआरडीओ ने। कौन डेवलप करा है? सेवरल लैबोरेटरीज ऑफ डीआरडीओ। द सिस्टम विल बी गेम चेंजर इन एंटी सबमराइन वारफेयर। द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम हैज बीन क्रूशियल इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ naval platforms to strike beyond the torpedo range. The system will be significant addition to India's anti-submarine warfare capabilities. SMART is a missile assistant release of lightweight anti-submarine torpedo system for anti-submarine warfare operation far beyond torpedo range. ठीक है। नोबल केमिस्ट्री प्राइज, देखो इसमें ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये जो प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री का वो दोनों लेडीज़ को मिला है, मतलब जो लेडीज़ की टीम थी उसी को मिला है। तो ये एक एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट का। इट इज़ द फर्स्ट टाइम ए नोबल साइंस प्राइज हैज़ गॉन टू ए वुमेन ओनली टीम। और ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्राइज़ है रिसेंटली अभी वुमेन साइंस प्राइज है जो वुमेन ओनली टीम को मिला है, तो वो केमिस्ट्री वाला है। उसमें है इमैनुएल चार्पेंटर ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर दोदना ऑफ द यूएस। ठीक है, वोन द नोबेल केमिस्ट्री प्राइज फॉर द जीन एडिटिंग टेक्निक जिसे क्रिस्पर कैस9 डीएनए स्निपिंग सीजर्स टूल भी कहा गया है। ओके तो किस फील्ड में गया है? क्रिस्पर कैस9 डीएनए स्निपिंग सीजर्स टूल। अब यूजिंग द क्रिस्पर कैस9 डीएनए स्निपिंग सीजर्स टूल रिसर्चर्स कैन चेंज द डीएनए ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विथ एक्सट्रीमली हाई प्रिसीशन। मतलब पूरा डीएनए चेंज कर रहे हैं। ठीक है, द क्रिस्पर कैस9 टूल हैज ऑलरेडी contributed to significant gains in crop resilience, altering their genetic code to better withstand droughts and pests. Okay, the technology has also led to innovative cancer treatments. CRISPR's relative simplicity and widespread applicability has, however, triggered the imagination of rock practitioners. In 2018, in China, scientist He Jiankui caused an international scandal when he used CRISPR to create what he called the first gene-edited humans. ओके अब है कस्तूरी कॉटन, जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे के दिन इंडिया ने फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। अब जो इंडिया का न्यू प्रीमियम का कॉटन प्रीमियम का नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन। इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड किस वजह से जाना जाएगा? वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस एंड इंडियननेस। कॉटन क्या है? वन ऑफ द प्रिंसिपल कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये अराउंड 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स को रोजगार देता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। इंपॉर्टेंट, सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। ये भी इस बार भी कॉटन पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2020 में। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। एक मोबाइल ऐप भी बनाई है कॉट एली करके, हैज़ बिन डेवलप्ड बाय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग लेटेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग वेदर कंडीशन, क्रॉप सिचुएशन एंड बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस। अब है अबॉट टेल फूजा नमदप्पा निसिस, है ना। बेसिकली ये स्पीशीज है जो स्मॉल फ्रेश वाटर क्रैब स्पीशीज है। Tribute to Namdapha, the largest protected area in the eastern Himalayan biodiversity hotspot and Abor Hills. ठीक है, ये हिमालयन रीजन में मतलब फर्स्ट ऐसी क्या है? गीकैरकिनो डी
DI to be found in the Himalayan region. Freshwater crabs are divided into two families, Ectopotamidae and Gicarcinoideae. ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के जो बर्ड्स एनिमल्स और ये सब यूपीएससी पूछता रहता है। तो कहाँ मिली है? नमदप्पा में मिली है। क्या है? स्मॉल फ्रेश वाटर क्रैब स्पीशीज है। ठीक है, अब है टैक्स शेल्टर। देखो जैसे सबको घर चाहिए होता है ना, वैसे टैक्स शेल्टर क्या है? बेसिकली टैक्स से बचाएगा अपन को। ठीक है, तो टैक्स से बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं? वही टैक्स शेल्टर है। तो एक ये फाइनेंशियल व्हीकल है डेट एन इंडिविजुअल कैन यूज टू हेल्प देम लोवर देयर टैक्स ऑब्लिगेशन एंड दस कीप मोर ऑफ देयर मनी। जैसे 1 लाख रुपए, अब 1 लाख में मैं 10% टैक्स दे दूँ, या मैं उस 1 लाख को ऐसी जगह एडजस्ट करूँ कि मुझे सिर्फ 1% ही टैक्स देना पड़े, तो वो टैक्स शेल्टर हो गया, है ना। वो जितनी भी स्कीम्स है वो सब टैक्स शेल्टर है। जैसे अपन देखते हैं रिटायरमेंट प्लान्स हो गए, पेंशन स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है, सब बोलते हैं ना बैंक वाले इसमें लगा दो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वही सारे क्या है? टैक्स शेल्टर है। ठीक है, तो ये क्या है? एक लीगल वे फॉर इंडिविजुअल्स टू स्टैश देयर मनी एंड अवॉइड गेटिंग इट टैक्स्ड। Tax shelter is entirely different from tax haven because the latter exists outside the country and its legality can at times be questionable. जबकि tax shelter इंडिया में अवेलेबल है ना। A tax shelter on the other hand is entirely legal and keeps all monies within an individual's home country. अपने घर पे ही रख सकते हैं आप सारा पैसा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हियाटस। देखो ग्लोबल वार्मिंग हियाटस जो है बेसिकली एक ग्लोबल वार्मिंग पॉज है या ग्लोबल वार्मिंग स्लो डाउन है, विच इज़ ए पीरियड ऑफ रिलेटिवली लिटिल चेंज इन ग्लोबली एवरेज्ड सरफेस टेम्परेचर। तो बेसिकली हियाटस मतलब होता है कैन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बार 2020 में ओशन मीन टेम्परेचर पे क्वेश्चन आया था, तो उसी टाइप से अब ये मैकेंड्री हाई पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये है क्या। हाँ सॉरी, मैस्कैरिन हाई है ना, मैस्कैरिन हाई। तो जो मडागास्कर है उसी के पास में एक एरिया है, वहीं इसी उस एरिया को मैस्कैरिन कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? हाई टेम्परेचर एरिया है ना, हाई प्रेशर एरिया, सॉरी हाई प्रेशर एरिया है, इस वजह से वहाँ उस एरिया को मैस्कैरिन हाई कहा जाता है। अब मैस्कैरिन हाई जो है बेसिकली क्या, एक सेमी परमानेंट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है सदर्न इंडियन ओशन का। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन ओशन सब ट्रॉपिकल हाई भी कहा जाता है, विच इज़ ए हाई प्रेशर एरिया लोकेटेड बिटवीन 20 डिग्री टू 35 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड एंड 40 डिग्री टू 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इट इज़ अ रीजन फ्रॉम वेयर द क्रॉस इक्वेटोरियल विंड ब्लोज टू इंडिया। अब देखो इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है अपने लिए क्योंकि ये मैस्कैरिन हाई जो है अपने मॉनसून को अफेक्ट करता है या नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये क्या है? इंडियन ओशन सब ट्रॉपिकल हाई है, तो क्या ये साउथ वेस्ट मानसून को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? ओके तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द मस्करीन आइलैंड इन द इंडियन ओशन ईस्ट ऑफ मडागास्कर कंसिस्टिंग ऑफ द आइलैंड्स बिलोंगिंग टू मॉरिशस एज वेल एज फ्रेंच रियूनियन आइलैंड्स। अपार्ट फ्रॉम इट्स लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन अफ्रीकन एंड ऑस्ट्रेलियन वेदर पैटर्न्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ड्राइविंग द इंटर हेमिस्फेरिक सर्कुलेशन बिटवीन द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड सब कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस इन द नॉर्थ। ठीक है, तो अब जो मैस्करीन हाई है इस पे अपन को अभी तक रिसर्च चल रही है कि ये जैसे अपन ला नीनो या एल नीनो, ला नीना, एल नीनो, ये सब कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, और इंडियन ओशन डायपोल, ये कैसे कैसे इंडियन जो मॉनसून सिस्टम है उसको अफेक्ट कर रहा है, उसी टाइप से ये एक न्यू है मैस्करीन हाई जो अभी रिसर्च चल रही है कि इंडियन मॉनसून को ये कितना अफेक्ट करेगा। ओके, और वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग हाइटस, समझ आ गया? ओके सो गाइज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।